गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यही हमारा मेहनताना होता है। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहा है, अर्थशास्त्रियों ने कहा है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी सीमा के अंदर वो सभी जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, अपने जीवन यापन को व्यतीत करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी व्यवसाय करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ये सारे क्रियाकलाप होते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम देखें जी भी ये साइंस में कि आवास किसे कहते हैं, यानी कि मनुष्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप और प्रजनन संबंधी सभी कार्य जिस क्षेत्र में करते हैं वो आवास कहलाता है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था यानी किसी देश की सीमा के अंदर का, यानी जिस देश की जिस सीमा के अंतर्गत, देश की जिस सीमा के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, अपने जीवन यापन को व्यतीत करने लिए जो भी क्रियाकलाप होता है, चाहे वो व्यवसाय हो, कृषि हो या फिर कोई उद्योग हो, जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उस सीमा के अंतर्गत, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आई? अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? यानी कि जिस सीमा के अंतर्गत मनुष्य अपनी सभी आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निचोड़ इसका क्या आता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी क्रियाओं का योग है। समझ में आई बात? फिर से अच्छा, देश के जिस सीमा के अंतर्गत, यानी कि हर देश, हर अर्थव्यवस्था की एक सीमा है। जैसे भारत की सीमा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर कच्छ से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। ये लक्षद्वीप का है, अरब सागर में है, उधर से लेकर इधर अंडमान निकोबार तक ये भारत की सीमा है। तो इस सीमा के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो इस सीमा को, इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाद में ये होता है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, ये जापानीज अर्थव्यवस्था है, ये चाइनीज अर्थव्यवस्था है, ये बाद में। लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था, देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जिस सीमा के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो, उपनिवेश किसे कहते हैं? ये भी है। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश हम उसे कहते हैं जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना नियंत्रण कर लेता है, अपना अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार,
सैन्य शक्ति, यानी हर तरह से उस पर अपना वर्चस्व बना लेता है। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र जिस राष्ट्र को अपने अधीन ले लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वो राज्य, वो देश उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। हमने शब्द का प्रयोग किया शक्तिशाली, तो कमजोर अर्थव्यवस्था या कमजोर देश किसी बड़े या शक्तिशाली राष्ट्र पर थोड़े अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। वो शक्तिशाली रहेगा तब न कमजोर पर अपना शासन करेगा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो, बहुत बढ़िया नीति थी। वोट डालो शासन करो, यानी कि हम जो बोले हमारी जबान का कोई वैल्यू नहीं है। कब हमारी जबान बदल जाएगी, कब हमारी जबान फिसल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अंग्रेजों ने सिखाया है और इसी का फायदा उठा के उन्होंने भारत पर, पूरे भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है और भारत का शोषण किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। उपनिवेश समझ में आया? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कोई दूसरे राष्ट्र पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अधीन हो जाता है, अपने अंदर वो ले लेता है, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। उसके बाद हमारे देखेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य। अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य भी होंगे, नहीं? अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य भी हैं। जैसे पहला कार्य है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है। अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करे और रोजगार के अवसर प्रदान करे। नहीं, वस्तुओं और सेवाओं, हम जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं एक सीमा के अंदर करते हैं, जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसमें अब अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है, अर्थव्यवस्था का काम है कि उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं सबको उनकी आवश्यकता की वस्तु और सेवाएं प्रदान की जाए। तो अर्थव्यवस्था थोड़ी करती है, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग अपने हितों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु एवं सेवाओं की जिन्हें आवश्यकता है, वस्तु एवं सेवाओं की जिन्हें आवश्यकता है, वो उस वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है, खरीदता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि एक मानव, एक व्यक्ति, एक समुदाय वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और दूसरा समुदाय उस वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अपने जीवन को विलासितापूर्ण सुखमय बनाता है। तो एक को सुविधाएं मिली और दूसरे को आय की प्राप्ति हो गई, तो दोनों खुश, उत्पादक भी खुश, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं प्रदान करने वाले भी खुश, उपभोक्ता भी खुश, दोनों अपने अपने क्षेत्र में मस्त। और दूसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर आर्थिक क्रियाकलाप ठीक से चल रहा हो तो रोजगार के अवसर का भी सृजन होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर अर्थव्यवस्था में लोगों की आमदनी अच्छी खासी है, यानी कि सभी आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से चल रहा है, तो वहां पे रोजगार का भी सृजन होगा। जब एक रोजगार का सृजन होगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, फिर वो अन्य आवश्यकताओं की वस्तु खरीदेंगे और फिर जब हम वस्तु की मांग करेंगे तो दूसरी वस्तु का भी उत्पादन बढ़ेगा, तो वहां भी रोजगार के अवसर का सृजन होगा। क्योंकि कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय वो अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। ऐसा नहीं कि अगर 100 यूनिट वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है एक यूनिट में, तो वो 90 यूनिट ही करेगा, नहीं, वो उत्पादन मैक्सिमम करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए।
और उसके बाद अब उत्पादन नहीं बढ़ सकता है और वस्तुओं की मांग जब बढ़ती है तो उसके लिए एक अलग यूनिट तैयार किया जाता है, और जब अलग यूनिट तैयार होता है तो वहां पे नए नए रोजगार के अवसर का सृजन होता है। तो जो लोग बेरोजगार हैं हमारी अर्थव्यवस्था में उन्हें रोजगार मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना और रोजगार के अवसर का सृजन करना। जब वस्तु एवं सेवाएं उत्पादन होगा तो किसके लिए होगा? उपभोक्ताओं के लिए होगा। अगर उपभोक्ता वो खरीदने में सक्षम है तो ये वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तेजी से होगा, और जब तेजी से होगा तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो जो मैक्सिमम उत्पादन हो रहा है उसके बाद फिर दूसरी यूनिट की स्थापना की जाएगी, वहां पे नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए कहते हैं रोजगार के अवसर प्रदान करना। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, आर्थिक क्रिया भी हमने जो एक शब्द का प्रयोग किया, आर्थिक क्रियाकलाप, ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वे सभी कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। वे सभी कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। कोई दिक्कत है? आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? वे सभी कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं उससे हमें कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र में यही सिखाता है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले आपको मेहनताना मिलना चाहिए। इसमें मदद नाम की कोई चीज नहीं है कि चलो दोस्त है कि दोस्त घर में शादी है मदद कर दो। नहीं, अर्थशास्त्र ये नहीं सिखाता है। इसीलिए तो कहते हैं अगर हम अर्थशास्त्र को सही मायने में समझ ले तो हमें कोई गरीब नहीं बना सकता है। समझे? अर्थशास्त्र को अगर हम सही मायने में समझ लें बढ़िया से तो हमें कोई गरीब नहीं बना सकता है, क्योंकि ये फ्री में कुछ नहीं करने को कहता है। जो भी करते हैं उसके लिए कुछ आय की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है? तो आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं? वे क्रियाकलाप जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीयक या सेवा क्षेत्र, टर्टियरी या सर्विस सेक्टर। यानी हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र तो यह तो क्लियर है कि तृतीय क्षेत्र कहते हैं या फिर सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था की संरचना के तीन भाग हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के तीन भाग हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सरकार को लगभग 14 से 16% आय की प्राप्ति राष्ट्रीय आय में इसका योगदान होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान होता है? लगभग 14 से 16%। इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में जैसे हम लोग जानते हैं कि ये खेती बाड़ी, जितने भी प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं ये सब कृषि क्षेत्र में आता है। इसके अलावे मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, दुग्ध उत्पादन, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहां आता है? कोयला खदान, पेट्रोलियम उत्पादन, जो कुएं से पेट्रोलियम निकाला जाता है, कोयले की खदान से कोयला निकाला जाता है, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बस समझ में आई? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में कौन कौन आता है? ये जो फसल का उत्पादन होता है वो तो आता ही है। इसके अलावे मत्स्य पालन यानी मछली पालन, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, मधुमक्खी यानी शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन,
कोयले से, खदान से निकाला जाने वाला कोयला यानी कोयले का खदान, पेट्रोलियम का कुआं, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे सरकार को कितनी आमदनी होती है? लगभग 16%। सरकार को लगभग 16% आय की प्राप्ति कृषि क्षेत्रों से या प्राथमिक क्षेत्र से होती है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, यानी जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी निर्माण से संबंधित उद्योग हैं, जो किसी वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको हम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करते हैं जिससे लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होती है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई व्यवसायी हो। ये दो प्रकार की वस्तु बनाते हैं, एक उपभोग की वस्तु और एक उत्पादक वस्तु। उपभोग की वस्तु जो कि हम लोग डायरेक्ट खरीद कर अपने घर में उसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और उत्पादक वस्तु यानी कि जो छोटे मोटे उद्योग और धंधे चलाने वाले हैं वो वहां से उत्पादक वस्तु प्राप्त करते हैं और उससे फिर एक नई वस्तु तैयार करके बाजार में बेचते हैं, तो इसको कहते हैं उत्पादक वस्तु। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में जितने भी निर्माण उद्योग है, जितने भी टाटा कंपनी है, महिंद्रा है, बजाज है, BMW है, मारुति है, हीरो है, होंडा है, सुजुकी है, या और भी जितने भी निर्माण की कंपनी है जो कि वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से सरकार को राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 27 से 31% होता है। लगभग 27 से 31% की आय की प्राप्ति औद्योगिक क्षेत्रों से होती है। ठीक है, कितनी होती है? लगभग 30-31% मानते हैं, 27 से 31%। कभी था लगभग 35% और अभी वही 27 से 31% के आसपास राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। द्वितीय क्षेत्र समझ में आया, यानी औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग वाला जितना भी काम होता है वो सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इससे राष्ट्रीय आय में लगभग 55%, 54-55% आय की प्राप्ति सेवा क्षेत्र से होती है, यानी कि इस दोनों में से सबसे ज्यादा सरकार को आमदनी यहां से मिलता है। सबसे सरकार का सबसे दुलरवा यानी कि राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र होता क्या है? सेवा क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में किसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, किसी वस्तु की लेन देन नहीं होती है, बल्कि आपको सेवाएं दी जाती है, जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, बिजली सेवा, संचार सेवा, यातायात सेवा। जैसे हम लोग होटल में रहते हैं, होटल में रहते हैं तो 400, 500, 600 जिस तरह का होटल है, जिस तरह से आदमी रहने की क्षमता है रहता है, और उसके बाद जब चेकआउट करते हैं तो क्या करते हैं? बेडशीट और तकिया बगल में दबा लेते हैं, निकल लेते हैं, क्योंकि भाई हमने 500 रुपया दिया है तो मेरा बेडशीट और तकिया मेरा हो गया ना। नहीं, वो आपको सिर्फ वहां पे 24 घंटा आराम करने की सुविधाएं प्रदान की, आपको तकिया और बेडशीट ले जाने की अनुमति नहीं देगी। या फिर चलो दूसरा देखते हैं, हमने टिकट कटाया पटना के लिए, 100 रुपया या 200 रुपया जो भी भाड़ा है। पटना में जाके जब उतरते हैं पटना जंक्शन पे, तो क्या करते हैं? उसके साथ अपना सीट भी खोल लेते हैं कि भाई हमने 200 रुपये दिया है तो इसके बदले में तो हमें सीट मिलनी चाहिए, या फिर पंखा खोल लेते हैं। कुछ नहीं खोलते हैं, बस चुपचाप वहां उतर जाते हैं। यानी आपको यहां से लेकर पटना तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान किया। अब मोबाइल रिचार्ज करते हैं, क्या करते हैं? कुछ मिलता है, कुछ दिखता है हाथ में, भौतिक वस्तु मिलती है? नहीं मिलती है। आपको डेटा मिल जाता है। आपने 350 रुपये, 450 रुपये, 550 रुपये जो भी रिचार्ज करते हैं,
वो आपको डेटा दे दिया और बात करने की सुविधाएं दे दी। अब आप उससे इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, अपने संबंधी से बात कर सकते हैं बिना रुकावट के, यानी कि आपको सुविधा दिया, वस्तु नहीं दिया। तो ये तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो हमें केवल सुविधाएं प्रदान करता है और इससे सरकार को लगभग 54 से 55% आय की प्राप्ति तृतीय क्षेत्र से होती है। तो इस तरह से अब आज हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, और आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या है ये जाना, अर्थव्यवस्था के कार्य को, जिससे वह कार्य जो हमें आय की प्राप्ति दे उसे हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।